वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंडक्शन और कन्विक्शन के बारे में पढ़ा है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि कंडक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था। कंडक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है और जो उस हीट ट्रांसफ़र का जो मोड होता है दैट इज़ ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ atoms and molecules, और इसके साथ साथ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कोलिजन्स और मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थी ये दोनों कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन कंडक्शन में एटम जो है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ता था, वो उसी अपनी जगह को मेंटेन करता था, उस पोजीशन को मेंटेन करता था और सिर्फ वो क्या करता था, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता था और इस तरह से वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करता था। कन्विक्शन में क्या था? कन्विक्शन में हमने देखा था, ये देखें, कन्विक्शन में हमने देखा था कि बल्क मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि बल्क movement of atoms from one place to another। यस, इसमें एटम की कोई डिस्प्लेसमेंट थी भी तो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द, लेकिन अगर कन्वेक्शन की बात की जाए तो जो हमारा एटम था वो कंप्लीटली क्या करता था, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला जाता था। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थे। अब हम जिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में बात करने लगे हैं उसे हम रेडिएशन कहते हैं। लेकिन रेडिएशन को स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास लाइट सूरज से आ रही है वो किन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको लाइट नज़र आती है, यानी कि अगर हम बात करें तो लाइट का दूसरा नाम जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रेडिएशन भी कहते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि रेडिएशन और लाइट में क्या फ़र्क है। लाइट जो है वो बेसिकली हम डील करते हैं जब विजिबल कलर्स की बात करते हैं, तो रेडिएशन जो है उसमें सारे के सारे कलर्स मौजूद होते हैं और वो एक्स्ट्रा काइंड ऑफ वेवलेंथ्स भी मौजूद होती हैं जो कि सन से हमारे तक आ रही हैं। तो जो हमारे पास बेसिकली तो जो हमारे पास लाइट आ रही है सूरज से वो किन किन कलर से मिलकर बनी है, तो मैं अभी के लिए सिर्फ आपको 3 वेवलेंथ्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली जो वेवलेंथ है उसे हम कहते हैं, जो रीजन है उसे हम कहते हैं विजिबल रीजन। यस, विजिबल रीजन यानी कि लाइट का वो हिस्सा है जो हमें नज़र आता है। और ये किन कलर से मिलकर बना होता है? यस, आपको ये पता है जो रेनबो के कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये वो कलर्स हैं जो कि आपको नज़र आते हैं और इन कलर्स की जो कलेक्शन है उसको हम विजिबल रीजन कहते हैं। मतलब ये रोशनी का वो हिस्सा जो कि हम देख सकते हैं। अब इस रोशनी का और भी बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये जो मेरे पास हिस्से हैं दैट इज़ अल्ट्रा वायलेट, इसे हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। इसी तरह से ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं इंफ्रारेड। यस, इंफ्रारेड, और इसे जो है हम IR भी लिखते हैं। IR मीन्स इंफ्रारेड, और अल्ट्रा वायलेट जो है इसको हम UV भी लिखते हैं। तो यही वो बेसिकली लाइट का हिस्सा है जो कि आपकी स्किन को डैमेज करता है, जिसके लिए आप सन ब्लॉक वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैंने आपसे बात की अभी कि लाइट जो है उसके अंदर ये 3 मुख्तलिफ किस्म की रोशनियाँ होती हैं। नंबर 1 इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रा वायलेट। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि अल्ट्रा वायलेट जो है वो विजिबल नहीं होती, आप उसे नेकेड आई से नहीं सेंस कर सकते या देख सकते। इंफ्रारेड जो है आप उसे भी नहीं देख सकते, आप सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन को देख सकते हैं जो कि ये 7 कलर से मिलकर बना होता है। ऑल राइट, अब
ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है ये आपकी स्किन को डैमेज करती है, कैंसर कॉजिंग है, रेडनेस, सोर्स ऑन योर स्किन ये प्रोड्यूस करती है, और इससे बचने के लिए आप जो है वो सन ब्लॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये हीट कॉज करती है। यस, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। अभी आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपने जो शीशे हैं वो बिल्कुल बंद किए हुए हैं, आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लोज है, तो बाहर से लाइट जो है वो शीशों के थ्रू आपकी गाड़ी में आ रही है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता फील करते हैं कि आपकी गाड़ी का टेम्परेचर जो है इनसाइड वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो बढ़ता इस वजह से है इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। यस, कि लाइट की जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, जो कि विजिबल और अल्ट्रावायलेट के साथ आपकी गाड़ी में आ रही है, ये इंफ्रारेड जो है वो क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करती है। यस, ये जो इंफ्रारेड है इसी को हम हीट भी कहते हैं, हीट रेडिएशन। आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इसी को हम हीट रेडिएशन भी कहते हैं। और इन लाइट या रेडिएशन जो मैंने दो नाम दिए हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसका कॉम्पोजिट नेम है, उसमें ये सारी वेवलेंथ्स आ जाती हैं। हम अल्ट्रावायलेट को भी कहते हैं, विजिबल लाइट को भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, इंफ्रारेड को भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो ये बेसिकली वेव की एक टाइप है, वेव की एक टाइप है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और ऐसी वेव को मूव करने के लिए, ऐसी वेव को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं डज नॉट रिक्वायर मीडियम। ऑलराइट, तो मैंने आपको एक स्लाइट इंट्रोडक्शन दिया है। इसके अलावा भी कुछ वेवलेंथ्स होती हैं, कुछ और लाइट के पार्ट्स होते हैं या और किस्म की रोशनियां होती हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं उनको डिस्कस करना नहीं चाह रहा। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि विजिबल रीजन है जो कि आपको नजर आता है नेकेड आई से, इंफ्रारेड जो कि हीट कॉज कर, लाइट का वो हिस्सा जो कि हीट कॉज कर रहा है, अल्ट्रावायलेट वो हिस्सा है लाइट का जो कि आपको नजर तो नहीं आ रहा लेकिन वो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी कर लिया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज रेडिएशन। ओके, सो कंडक्शन, कन्वेक्शन दोनों के लिए मीडियम की ज़रूरत थी, लेकिन रेडिएशन जो तीसरा सोर्स है हमारे पास, इसके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर of heat in the form of electromagnetic waves। यानी कि इसमें जो हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? अभी मैं दिखा देता हूं आपको कि इसको भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, वेव्स which does not require material medium for their propagation और ट्रैवल करना। वेव्स के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं प्रोपगेशन, क्योंकि वेव्स में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आपको समझ आ गई। अब इसके बाद देखें कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह से इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे अर्थ जो है वो मौजूद है। ओके, ये इसके कुछ हिस्से हैं इस तरह से, ये हमारी अर्थ है। ओके, और हमें इस बात का पता है कि ये जो हमारी अर्थ है
ये क्या कर रही है, सन से रेडिएशन रिसीव करिए। लेट्स से दिस इज आवर सन, ओके, दिस इज आवर सन एंड इस सन से रेडिएशन जो है वो हमारी अर्थ तक आ रही है, इस तरह से, इस तरह से, ओके। तो ये जो हमारी अर्थ है वो इस सन से क्या कर रही है, रेडिएशन को रिसीव करे। सो दिस इज आवर सन एंड दिस इज आवर अर्थ, ओके। तो सन और अर्थ के ये दरमियान वाला रीजन जो है, ये दरमियान वाला रीजन जो है, जो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ये वाला रीजन, यहाँ पे किसी किस्म का मीडियम मौजूद नहीं है। मीडियम से मुराद होता है ना कोई सॉलिड चीज़ मौजूद है, ना कोई लिक्विड चीज़ मौजूद है, और ना ही किसी किस्म की कोई गैस मौजूद है। जब यहाँ पे कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगी तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम, वैक्यूम कहते हैं इसको, ओके। तो देखें, सूरज की रोशनी की वजह से हमारी ज़मीन जो है वो हीट रिसीव करती है। आप देखते हैं कि जब धूप निकली होती है, सनलाइट होती है, तो आपको गर्मी महसूस हो रही होती है। इसका मतलब है कि सन से अर्थ को जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का मटेरियल मीडियम जो है वो मौजूद नहीं है। मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी सोर्स से किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट तक या किसी दूसरी प्लेस तक मूव करने के लिए किसी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये विदाउट मीडियम क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। और ऐसी वेव्स को जो कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जबकि आपने देखा था कंडक्शन में, जब तक आप ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रहे थे तब तक हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। कन्विक्शन में जब तक हमारे पार्टिकल्स जो थे वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा था, तो कन्विक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं है। आई होप सो कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि इसके लिए हमें किसी किस्म की मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि रेडिएशन क्या होती है, इसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है। अब रेडिएशन जो है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस रेडिएशन को हम लाइट भी कहते हैं, लेट्स से लाइट भी कहते हैं। और लाइट जो है, लाइट की कुछ ना कुछ स्पीड होती है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ओके। तो आपको ये भी पता है 9th क्लास से कि जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो वो होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड। यस, तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पीड है, और इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल स्पीड कांस्टेंट, यानी यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। यस, यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। कायनात में इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती, किसी मटेरियल पार्टिकल की नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये सबसे मैक्सिमम स्पीड है। इसका मतलब है कि अगर हमारी जो लाइट है या रेडिएशन है, जैसे हमने बात की कि जो हमारी लाइट है, जिसे मैंने अभी डिफाइन किया है आपके सामने, और हमने इसको एक और नाम भी दिया, दैट इज़ रेडिएशन। तो रेडिएशन की स्पीड जो है वो ये है। तो अगर रेडिएशन की स्पीड ये है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कंडक्शन, कन्विक्शन और रेडिएशन, इन तीनों में से फास्टेस्ट मेथड कौन सा है हीट को ट्रांसफर करने का, तो आप मुझे बताएंगे कि रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मेथड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड व्हाई इट इज सो। और ऐसा क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि रेडिएशन की स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कि कायनात में इससे ज़्यादा स्पीड एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो दैट्स वाई रेडिएशन इज़ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये लिख लें इस पॉइंट को, आप इसे नोट कर लें। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट
मेथड या आप मोड कह लें, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, ये इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि क्यों ये फास्टेस्ट मेथड है, एंड द रीजन इज द स्पीड ऑफ रेडिएशन और स्पीड ऑफ लाइट। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं हम, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये जो हीट आ रही है, ये ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, उसे अब्जॉर्ब करते हैं। अब जरा इस बात को समझिएगा कि सूरज से जो हमारे तक लाइट या रेडिएशन आ रही है, उसमें मैंने बताया कि एक कंपोनेंट इंफ्रारेड रेडिएशन का भी है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारी ज़मीन में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। और फिर जब वो इस हीट को एमिट करते हैं, वो क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट ही उसको एमिट करते हैं। तो इसका मतलब है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारी सराउंडिंग में मौजूद है, इंक्लूडिंग मी एंड यू, हम सारे के सारे जो हैं वो हीट को एमिट करते हैं, अब्जॉर्ब भी करते हैं और एमिट भी करते हैं। तो जब हम एमिट करते हैं तो वो रेडिएशन जो एमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। तो वो जो हीट की फॉर्म में एमिट होती है उसे हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसकी एग्जाम्पल सुन लें। आपने सुना होगा नाइट विजन कैमरास के बारे में। सो नाइट विजन कैमरास जो होते हैं वो डेफिनेटली हमें देख तो नहीं रही होते, लेकिन जो हमारी बॉडी से हीट निकल रही होती है तो उसको वो सेंस कर रहे होते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, वो रेडिश येलो इट्स पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा होता है जहाँ पे कोई लिविंग चीज़ मौजूद होती है या जहाँ पे कोई वार्म चीज़ मौजूद होती है। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी करते हैं और एमिट भी करते हैं। अब ये अब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किन फैक्टर्स के बढ़ने से या कम होने से रेडिएशन अब्जॉर्ब ज़्यादा होगी या रेडिएशन एमिट ज़्यादा होगी या रेडिएशन रिफ्लेक्ट ज़्यादा होगी। जैसे एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको कि अगर बिल्कुल रूम डार्क हो तो हमें क्यों एक दूसरे को हम देख नहीं सकते, उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि जब बिल्कुल डार्कनेस होती है तो हमारी बॉडी जो रेडिएशन एमिट कर रही होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रही होती है। तो इस वजह से हम किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग को डार्कनेस के अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो इंफ्रारेड है और हमें तो सिर्फ विजिबल नज़र आती है। ऑलराइट, तो यहाँ से हम देखते हैं फैक्टर्स को कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। पहले हम लिख लेते हैं ऑल ऑब्जेक्ट्स अब्जॉर्ब्स और एमिट्स radiations in the form of infrared radiations। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, ओके, और एमिट भी करते हैं। एंड रेट एमिशन और absorption depends upon different factors के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। मतलब कि जो मटेरियल हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है उसकी सरफेस कैसी है, उसकी सरफेस का कलर कैसा है, उसकी सरफेस का टेक्सचर कैसा है, ठीक है। इसी तरह से उसकी जो सरफेस है उसकी जो सरफेस, उसका टेम्परेचर कैसा है, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको एक क्विक व्यू दे देता हूँ। जैसे यहाँ देखें ज़रा, ये देखें, ये हमारी बुक है और इस बुक में यहाँ देखें ज़रा आप, ये फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं। यानी सबसे पहले सरफेस कलर क्या है, किस तरह का सरफेस जो है वो ज़्यादा जो है वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। इसी तरह सरफेस टेक्सचर की बात की गई है, सरफेस एरिया की बात की गई है। फिर उसके बाद देखें ज़रा
यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात की गई है, फिर लेज़ली क्यूब की बात की गई है। तो हम ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अभी वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ सरफेसेस। यस, इफेक्ट ऑफ different surfaces। तो सबसे पहले हम डिफरेंट सरफेसेस के इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। अब सरफेसेस में जो सबसे पहली चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे, इट विल बी सरफेस कलर। यस, सरफेस की जो पहली करेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे वो है सरफेस कलर। ओके, अब हम इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपका एक आर्टिकुलेट हो जाए लॉन्ग क्वेश्चन। ऑल सरफेसेस with different colors absorbs, emits and reflect radiation according to their abilities, जी, हर सरफेस जो है जो कि डिफरेंट कलर्स उसके कलर्स हो सकते हैं, वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब या एमिट करेगी, और वो एमिशन और अब्जॉर्प्शन जो है वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट्स से हमारे पास सबसे पहले है कलर, टॉप ऑफ द लाइन। सबसे पहले हम यहाँ पे कलर लिखेंगे, ठीक है। देन हम लिखेंगे अब्जॉर्बिंग पावर, या अब्जॉर्बिंग नेचर कह लें इसको, पावर रहने दें, ठीक है। फिर लिख लें आप एमिटिंग नेचर, एमिटिंग, और एंड पे लिख लें आप रिफ्लेक्टिंग नेचर। अभी हम सारे कलर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कौन सा कलर जो है वो गुड अब्जॉर्बर है, गुड रिफ्लेक्टर है, बेस्ट अब्जॉर्बर है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है। ओके, तो एक छोटा सा चार्ट बन जाएगा हमारे पास। सबसे पहले जो है वो मेरे पास जो कलर है दैट इज़ ब्लैक कलर है। फिर आप कह लें कि डल कलर है, इसको डल कलर कह लें, कोई भी सॉलिड कलर हो सकता है, ठीक है। फिर मेरे पास है वाइट, और फिर मेरे पास है सिल्वर। अब मैं क्या करूँगा, वन बाय वन इनकी जो पावर्स हैं, अब्जॉर्बिंग नेचर है या एमिटिंग, ये ज़्यादा एमिट करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपने याद रखना है कि जो ब्लैक कलर है ये जो है वो बेस्ट अब्जॉर्बर भी है और बेस्ट एमिटर भी है, और इसके साथ वर्स्ट रिफ्लेक्टर है। मतलब ये रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। जैसे मैंने अभी ब्लैक कलर पहना हुआ है, तो ये जो मेरा ब्लैक कलर का जो सूट है ये मैक्सिमम रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी कर रहा है और एमिट भी कर रहा है। मुझे बड़ा पसीना आ रहा है, ये देखें। अच्छा, तो ब्लैक कलर जो है वो अब्जॉर्बर भी बेस्ट होता है और एमिटर भी बेस्ट होता है, लेकिन ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। उसके लिए आपको सिल्वर कलर चाहिए होता है। ऑलराइट, ओके। उसके बाद डल कलर। डल में कोई भी सॉलिड कलर हो सकता है अदर देन ब्लैक। वो ब्लू हो सकता है, वो पर्पल हो सकता है, वो रेड हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है अदर देन ब्लैक। अब वो जो हमारे पास अदर देन ब्लैक कलर होगा वो क्या होगा, वो गुड अब्जॉर्बर भी होगा, गुड रिफ्लेक्टर भी होगा, और इसके साथ साथ वो बैड रिफ्लेक्टर होगा। मतलब वर्स्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा।
और बेस्ट अब्जॉर्बर भी नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अब्जॉर्ब करेगा और कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद जो मेरे पास कलर है दैट इज वाइट। वाइट जो है दैट इज गुड, दैट इज गुड अब्जॉर्बिंग नेचर। यस, क्या ये गुड अब्जॉर्बिंग हो सकता है? वाइट कलर, ठीक है। तो हमारा जो वाइट कलर है ये बैड होता है। यस, ये आपने याद रखना है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वाइट कलर जो है वो बैड अब्जॉर्बर है, इतना अच्छा अब्जॉर्बर नहीं है, लाइट को इतना अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब नहीं करता, लाइट को इतने अच्छे तरीके से एमिट नहीं करता, इसलिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं? बैड। लेकिन वो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। यस, वो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। गुड, ओके। और सिल्वर कलर जो है वो बिल्कुल ही किसी चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं करता, यानी कि वो वर्स्ट अब्जॉर्बर है, वर्स्ट एमिटर है, एंड यस वर्स्ट एमिटर है, और बेस्ट जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर है। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप समर के सीजन में लाइट कलर्स पहने, वाइट या वाइट से मिलते जुलते लाइट कलर्स पहने। क्यों? क्योंकि वो बैड अब्जॉर्बर है, मतलब वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी नहीं करते, एमिट भी सही तरह से नहीं करते, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रोशनी आई उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, अब्जॉर्ब होगी तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर आप ब्लैक कलर या सॉलिड कलर यूज़ करते हैं तो उससे आपको क्या होगा? गर्मी जो है वो लगेगी, क्योंकि हीट अब्जॉर्ब भी हो रही है और एमिट भी हो रही है। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कलर्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 2, एंड नंबर 2 इज टेक्सचर, सरफेस टेक्सचर। आप कभी मार्केट जाएं और आपकी मदर अगर आपके साथ हैं तो वो क्या करती हैं? सबसे पहले कपड़ा पकड़ेंगी, उसको यहाँ से पकड़ के चेक करेंगे, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो ये इस चीज़ को पकड़ के टच करना, क्वालिटी को, इसको हम क्या कहते हैं? बाय टच, यानी आप अपनी सेंस यूज़ करें, टच के यूज़ करें, तो इसे हम क्या कहते हैं? टेक्सचर ऑफ द सरफेस। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ ए surface that can be found by touch। जब आप टच करके सरफेस को चेक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेक्सचर कहते हैं, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, द डिग्री टू विच समथिंग इज स्मूथ और रफ। कोई चीज़ कितनी ज़्यादा स्मूथ है या कितनी ज़्यादा रफ है, इस चीज़ को भी हम क्या कहते हैं? टेक्सचर। तो मैंने आपसे डिस्कस किया, हमारे पास 2 डिफरेंट किस्म की जो हैं वो सरफेसेस हो सकती हैं, टेक्सचर हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला जो मेरे पास टेक्सचर होगा, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, कि रफ हो सकता है, ठीक है, यानी ऐसी सरफेसेस जिनका टेक्सचर रफ है, या फिर स्क्रैची है, ठीक है, इसके अलावा डल है, ठीक है। तो ऐसी जो सरफेसेस होंगी उन्हें हम कहेंगे गुड अब्जॉर्बर्स एंड गुड एमिटर्स। यस, ओके। नेक्स्ट वन देखें आप, जो हमारे पास दूसरी सरफेसेस होंगी, स्मूथ या फिर शाइनी सरफेसेस जो हैं वो क्या होंगी? बैड absorbers and bad
एमिटर्स। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बैड अब्जॉर्बर और बैड एमिटर हैं तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि दी सर्फेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स। यस, ये जो सरफेसेस हैं ये गुड रिफ्लेक्टर्स हैं, मतलब ये लाइट को क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। ऑल राइट, तो ये मैंने आपके साथ टेक्सचर भी डिस्कस कर लिया। तीसरा है सरफेस एरिया। नंबर थ्री है सरफेस एरिया। ओके, अगर आपके पास दो सरफेसेस हैं, लेट्स से दिस वन एंड दिस वन, दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा है, इस हैंड का, ओपन हैंड का। ओके, तो ये सरफेस ज़्यादा है, ये सरफेस कम है। अगर इन दोनों सरफेस का टेम्परेचर जो है वो सेम है, लेट्स से 37 मेरी बॉडी का टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेडिएशन को एमिट भी करेगा और अब्जॉर्ब भी करेगा, और जिसका सरफेस एरिया कम होगा वो रेडिएशन को कम अब्जॉर्ब करेगा और कम एमिट करेगा। इस बात की समझ आई आपको? ओके, तो हम ये लिख सकते हैं एट टी आना यहाँ पे, एट सेम टेम्परेचर surface with greater area will absorb and emit more heat than surface with smaller area। तो मैंने आपको बताया कि जिस सरफेस का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हीट को एमिट भी करेगी और अब्जॉर्ब भी करेगी। लेकिन अगर आप दो सरफेसेस को कंपेयर करेंगे तो आपने ये देखना कि दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, फिर आप ये इनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करेगा और एमिट करेगा। ऑल राइट, तो यहाँ तक हमने देख लिया सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, जो टेम्परेचर है वो भी रेट ऑफ इमिशन और रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इमिशन और absorption is directly proportional to temperature। yes, अगर हमारे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा रेडिएशन को एमिट करेगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो वो कम रेडिएशन को एमिट करेगा। ऑल राइट, यस, लेट्स से जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट्स और हम कंपेयर कर लेते हैं कोल्ड ऑब्जेक्ट्स को। यस, कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं absorb, yes, emit more radiations, और साथ ही emit less radiations। yes, तो जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेडिएशन को एमिट करेगा, और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो कम रेडिएशन को एमिट करेगा। ऑल राइट,
तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज absorbing more heat than emitting, then its temperature will increase. yes, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है और कम हीट को एमिट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट है वो ज़्यादा हो रही है, यानी कि जो कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है. एंड वंस द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, अल्टीमेटली टेम्परेचर इंक्रीजेस. इसी तरह से दूसरा पॉइंट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज emitting more heat than absorbing, then its temperature will decrease. yes, अब वो एमिट ज़्यादा कर रहा है और अब्जॉर्ब कम कर रहा है, तो इसका मतलब है इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है. अगर उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है इसका टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट if an object is absorbing or emitting radiations equally. yes, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशन को इक्वली अब्जॉर्ब कर रहा है और इक्वली एमिट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. और अगर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है. वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में. हम इसे लिख लेते हैं, देन ऑब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड in thermal equilibrium. ओके, तो इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम होना. अब इसकी एग्जांपल देखें. लेट्स से यू हैव अ कप ऑफ टी इन द रूम. अगर आपके पास एक वार्म कप ऑफ टी है जो कि आपने रूम में रख दिया है और आप आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है, अनटिल और अनलेस वो रूम टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता. तो वंस वो रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि रूम और वो कप ऑफ टी जो है वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं. तो अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाए बाय एनी मीन्स, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम है. तो जब दो ऑब्जेक्ट्स थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तब ही हम टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको. नाउ लेज़ली क्यूब. व्हाट इज लेज़ली क्यूब? लेज़ली क्यूब, तो हमने ऊपर कलर्स की बात की थी. हम इसकी दोबारा बात कर लेते हैं. लेट्स से ये एक क्यूब है हमारे पास और हम क्या करते हैं, हम इस क्यूब को वार्म वाटर से फिल कर देते हैं. यस, इसकी एक सरफेस जो है वो हम क्या करेंगे, उसको वाइट कर देंगे. ऑलराइट, इसी तरह से हम इसकी एक सरफेस जो है, लेट्स से दिस वन, इसे हम सिल्वर कर देंगे. इसी तरह से एक जो सरफेस होगी, लेट्स से दिस वन, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ. इसी तरह से एक सरफेस होगी, उसको मैं कोई सॉलिड कलर दे देता हूँ. तो जो चार कलर्स या नेचर ऑफ कलर्स मैंने ऊपर डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ब्लैक, डल कलर्स या सॉलिड कलर्स या फिर वाइट और सिल्वर कलर्स को डिस्कस किया था,
अब इन कलर्स के बारे में हमें कैसे पता चला कि कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है या ज़्यादा एमिट कर रहा है, तो वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। एक बात याद रखें कि जितने भी साइंटिफिक लॉज हैं वो सारे के सारे एम्पिरिकल लॉज हैं। अब एम्पिरिकल लॉज क्या होते हैं? जो आप रिगरस टेस्टिंग से जो है वो प्रूव करते हैं, जो आप अपनी 5 सेंसेस के थ्रू जो है परसीव करते हैं, उन्हें हम एम्पिरिकल्स लॉ कहते हैं। अब इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बस हमने जब चेक किया है कि कौन सा कलर कितनी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमें ये रिजल्ट्स मिले कि ये वर्स अब्जॉर्बर है या गुड अब्जॉर्बर है। तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपली जो है जस्ट अ मिनट हम क्या करते हैं कि हम साइडों पे डिटेक्टर लगा देते हैं। ऐसे हर सरफेस के पास हमने क्या लगा दिए? डिटेक्टर्स। और ये जो डिटेक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, या टेम्परेचर सेंसर जो है ये क्या करते हैं कि रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं। और टेम्परेचर को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तक जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट, टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बस एक थोड़ा सा जो है वो हम ओवरव्यू ले लेते हैं बुक से। जस्ट अ मिनट। तो ये हमने आज पढ़ा है जिसमें हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा है। अब ये जो कर्व है ये बेसिकली रेडिएशन की कर्व है। अब ये दरमियान वाला रीजन जो है ये विजिबल रीजन है। इस रीजन के इस तरफ जो छोटा सा रीजन आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन। और ये वाली जो आपको कर्व्स नज़र आ रही हैं ग्राफ में, इसे हम इंफ्रारेड रीजन कहते हैं। तो ये तीनों मिल के जो है वो रेडिएशन को डिफाइन करते हैं। साथ साथ हमने जो है वो सरफेस के बारे में बात की, डिफरेंट कलर सरफेसेस, ये जो बॉक्स मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। उसके बाद सरफेस एरिया रेडिएटर्स के बारे में बात की गई है। एंड देन आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी मैंने डिस्कस कर दिया। लेज़ली क्यूब मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसको आप खुद से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है। और दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।